दोस्तों नमस्कार। पूर्व किए गए वायदे के तहत कई दिन बाद हम एकदम समय से पहुंचे हैं। अक्सर तो देर ही हो जाया करती है और वो गीत की वो पंक्तियां कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन की एक हाल में ही पुस्तक प्रकाशित हुई दिल के दरीचे से, जिसको लिखा डॉक्टर रेखा मित्तल जी ने। रेखा मित्तल जी के बारे में बहुत कुछ क्या ही बताऊं। एक वाक्य जो इनके पूरे व्यक्तित्व को व्याख्यायित करता है कि बहुत ही संजीदा और संवेदनशील व्यक्तित्व है, जिनको मनुष्य और मनुष्यता से प्रेम है। बाकी इस व्यस्ततम समय में सच में वह साहित्य के लिए जितना कुछ कर पा रही है वह उनकी हिम्मत है और उनका शौक भी है। शौक बिल्कुल कहा जा सकता है। इस समय चंडीगढ़ में आप रह रही हैं। सम्मान एवं पुरस्कार ठीक मिले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ मथुरा द्वारा विद्यावाचस्पद सारस्वत सम्मान मिला है। डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी अलंकृत कागज की कश्ती चंडीगढ़ साहित्य अकादमी द्वारा चयनित किया गया और चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में कहानी को द्वितीय पुरस्कार भी मिला। इस पर एक कहानी जब इन्होंने लिखी, इसमें इसका जिक्र भी हुआ खिलते पलाश कहानी में, जिस पर हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि कविता और कहानी दोनों विधाएं इनको पसंद हैं और दिन अगर ठीक रहे और मौसम साथ देता रहा तो आने वाले दिनों में हम उपन्यास भी जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि वो गुण इनकी कहानियों में दिखते हैं। इनकी कई कहानियां ऐसे हैं जिनको अगर पूरा फलक पर लाया जाए तो एक औपन्यासिक कृति बन सकती है। तो डॉक्टर रेखा मित्तल जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे सामने फेसबुक की एक विशाल और विस्तृत दुनिया है जो हमें आपको देख सुन पा रही है और वे बोलेंगे भले नहीं, लेकिन ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया कमेंटों में देते रहेंगे। आपको शायद दिखाई दे या ना भी दिखाई दे, मुझे तो सब कुछ दिखाई देगा ना। तो जाहिर सी बात है कि आप जिस तरीके से आपके चेहरे पे ये जो मुस्कान है, आप ऐसी ही व्यक्तित्व हैं, एकदम सरल और सहज, जहां तक मैंने आपको जाना है। ये बात और है कि मेरी शिकायत आपसे रहती है कि आप में धैर्य की कमी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कोई शिकायत नहीं है आपसे कभी भी। कोई बात तो नहीं, स्वागत है आपका, हार्दिक स्वागत है आपका। प्रणाम अनिल जी को करती हूँ। प्रणाम अपने फेसबुक के जो सभी लोग जुड़े हुए हैं उनको अभी मैं नहीं देख पा रही, पर श्रोता या दर्शक जो भी हैं सबको मेरा उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हम जैसा अनिल जी ने बोला दिल के दरीचे से, सच में वो मेरे दिल के ही दरीचे से निकली हुई कहानियां हैं। तो जैसा अनिल जी बोलेंगे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मैम, एक चीज जो शुरुआत में ही हम जान लेना चाहते हैं कि जीवन के बहुत सारे क्षेत्र थे जहां आप विशेष कर सकती थी। पिछले दिनों उर्मिल सखी उर्मिल जी के साथ आपका एक छोटा सा नृत्य भी मैंने देखा। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जहां आप अच्छा करते, और क्योंकि आपकी कहानियों में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का बैकग्राउंड भी दिखता है, तो जाहिर सी बात है कि आप टीचिंग के क्षेत्र को भी बखूबी आजमा सकते थे और वो गुण आप में है भी एक टीचर। तो ये साहित्य वाला क्षेत्र ही क्यों चुना आपने? अनिल जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है और आप मेरे को जान गए हैं अच्छे से। और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं पढ़ती थी या पंजाब यूनिवर्सिटी में थी तब एक ही मेरा मतलब कहते हैं ध्येय था या उद्देश्य था, भी मैंने जॉब करनी है और टीचिंग करनी है और पढ़ाना है। मैं कि जब मेरे को एमफिल में एडमिशन हुआ, मेरा बीएड में भी हो गया, तो मुझे चुनाव करना था मैं बीएड करूं या एमफिल करूं। तो मैंने उस समय सोचा नहीं, एमफिल करते हैं, कॉलेज में पढ़ाएंगे। उस समय एमफिल वाले कॉलेज में पढ़ाते थे और बाय द टाइम मैं पीएचडी कर लूंगी। पर कुछ वो कहते हैं डेस्टिनी ने प्ले किया। एमफिल के फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही मेरी शादी हो गई और ये चैप्टर बस मैंने फिर डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन और एमफिल कंप्लीट किया, जो मेरे को अपने आप से वादा था, भी मैंने पढ़ाई नहीं बीच में छोड़नी।
और मुझे लगा चलो पीएचडी आगे आने वाले समय में कभी भी कर लूंगी, और पर जीवन में कुछ ईश्वर चीजें तय कर देता है जो हम नहीं कर पाते, और फिर हस्बैंड का जॉब हरिद्वार था और मैं चंडीगढ़ छोड़ के हरिद्वार चली गई, और फिर तो मेरा PhD ये नहीं किया? उस समय नहीं किया, और मेरा ये चैप्टर वहीं पे क्लोज हो गया। ओके। ये तो मैं कुछ मतलब कहती हूँ भी, बच्चों को मैंने बहुत पढ़ाया, अपने बच्चों को भी पढ़ाया, आसपास के बच्चों को पढ़ाया, मैंने ऑनलाइन बच्चों को बहुत पढ़ाया, हिंदी की शिक्षा मैंने बहुत दी। जैसे जो बच्चे, मेरे कुछ फ्रेंड्स के बच्चे जो विदेश में पैदा हुए, भी 5-6 साल विदेश में रहे, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी। हमने भाषा विज्ञान पढ़ रखा है, जयप्रकाश सर हमारे भाषा विज्ञान पढ़ाते थे हमें, और हमें उन्होंने एक एक चीज रटाई थी भी कैसे विदेशियों को कैसे तुमने बोल के सिखानी है हिंदी। तो मैंने ऐसे बहुत हिंदी सिखाई है और पढ़ाई भी है। अच्छा, जीवन का ये भी एक गजब का पहलू है ना कि आदमी जो होना चाहता है वो नहीं हो पाता, जो नहीं होना चाहता है वो हो जाता है अक्सर। अच्छा। ये मैं तो अब ये बोलती हूँ, पिछले 4 या 5 साल कह दो लगी लिखती रही हूँ, पर मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं, कभी पब्लिश नहीं कराया, कुछ नहीं किया मैंने। बस कभी मन आया तो लिख लिया, बच्चों को पढ़ा लिया, बस ऐसे ही। ये तो आप जानो 2020 में जब ये कोरोना आया और सब घरों में थे, तब मैंने कुछ लिखना और शिद्दत से शुरू किया। समय बहुत था, घर की जिम्मेदारियां थोड़ी खत्म हो गई थी, बच्चे जॉब में चले गए थे, फिर थोड़ा अपने ऊपर या अपने मन को झांकने का अवसर मिला, तो फिर मैंने रेगुलर लिखना शुरू किया। और फिर अच्छा, कुछ आपका जो जैसे आपने बताया कि, और ये हम जानते भी हैं कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अध्ययन रहा है आपका, और वहां से निरंतर जुड़ाव भी रहा है। आपने खुद बताया कि जयप्रकाश सर ने आपको भाषा विज्ञान पढ़ाई, और वर्तमान में जब अशोक सर की दुनिया वहां पे है तो हाँ, आप उस दुनिया में भी पसंद की जा रही हैं। कुल मिलाकर के वो आना जाना लगा हुआ है डिपार्टमेंट से। तो ऐसे विशेष डिपार्टमेंट में रहते हुए जो उस वहाँ का साहित्यिक परिवेश रहा है, वह आपको दोनों चीजें हैं। कई बार साहित्यिक परिवेश लुभाता भी है और कई बार साहित्यिक परिवेश सिरदर्द भी बनता है। तो इन हाँ, दोनों में से क्या और कैसा रहा? आपने ना बिल्कुल सही बात की। मैं एक चीज बताती हूँ, एक बार हम डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदी रहता के सर के घर गए थे, और उन्होंने अपनी किताब दी थी शिमले की क्रीम, वो मेरे पास अभी भी है। और तब मकी एक हल्की सी लगी भी, ये बहुत बड़े लोग हैं जो पुस्तक लिख रहे हैं, भी एक हल्की सी आशा की किरण मेरे मन में आई भी, क्या शायद मैं भी कभी किताब लिखूंगी। तो मैंने बोला, मन ने बोला बहुत मुश्किल काम है, हमें तो पता ही नहीं। और फिर वो चीज वही खत्म हो गई, शादी हो गई, चले गए। ये तो जब अब पहली पुस्तक आई तो मुझे वो वाक्य याद आया भी, कहीं एक मन में थी छोटी सी बात भी, शायद मैं कभी पुस्तक लिखूं। या मैं तो मानती हूँ मेरे जो गुरुजन रहे हैं सबका आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, जो मैं पुस्तक मैं लेखन में आ गई। जो मैं अपने आने के बाद मैंने जब चंडीगढ़ आई, तो मैंने अपने मित्र ढूंढे ऐसे ही फेसबुक पे, यही सोशल मीडिया की दुनिया से। तो वो सबसे पहले मुझे राजकुमार जी मिल गए। जी। वो क्या मिल गए, मुझे पंजाबी यूनिवर्सिटी दोबारा मिल गई। हाँ, हाँ। तो इतने तो और अच्छे वहां हैं पर कि वो जुड़ाव बहुत रखते हैं कैंपस से तो मैंने आदमी। उनको बताया, कहते तो यूनिवर्सिटी कब गई थी। मैंने कहा मैं तो 1991 में मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी थी, वाइवा देने आई थी 2-3 बार, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का और एमफिल का। उसके बाद मैंने कभी यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ के नहीं देखा। तो कहते ये तो बहुत गलत बात है, अपनी यूनिवर्सिटी है, जाना चाहिए। बस तब मैं उनके साथ गई और फिर से विभाग से जुड़ाव हो गया। और जो आपने बोला अभी साहित्यिक परिवेश की दोनों चीजें हैं, मैं थोड़ा सा ना मतलब कि सबसे मिलती भी बहुत हूँ, पर एक दूरी भी बना के रखती हूँ थोड़ी सी भी। मैं जो चीजें मुझे नहीं अच्छी लगती है, मैं कहती हूँ भी जिसमें थोड़ा नकारात्मकता आती है, मैं उनसे अपने आप को अलग कर लेती हूँ। तो एक, फिर मैं उसी बात पे एक बार फिर आना चाहूंगा कि अन्य शहरों के मुताबिक या अन्य शहरों की जगह पर
चंडीगढ़ शहर का जो साहित्यिक परिवेश है वो कुछ अलग तरीके का है। हाँ जी। वहाँ की संस्थाएं, वहाँ के कुछ लोग, हाँ जी। बहुत से लोग में कुछ लोग, और हम्म। वहाँ की कई एक संस्थाएं, और एक शहर होने के कारण वो जो शहरीकरण का जो मुद्दा है, जो मामला है, और महानगर होने के कारण वो जो एक महानगरीय बोध है, इन सब चीजों से दो चार होते हुए भी छोटी छोटी चीजों को कहानी के रूप में ले आने का साहस कैसे कर बैठी हैं? नहीं, मेरे को सब, मैं आपको अच्छे से बताऊं, मेरे को ना कहानी लिखना ज्यादा प्रिय है कविता लिखने से। बस मैं एक चीज बोलती हूँ, कविता जल्दी लिखी जाती है, कहानी लिखने के लिए आपको समय चाहिए। समय कैसे? क्योंकि उसमें आपको पात्र देखने हैं, और कुछ चीजें ना, कहानियां मेरे को ना, वो कहती तंग करती हैं। जैसे कोई मैंने अखबार में लाइन पढ़ ली, या कहीं किसी की पुस्तक में कोई लाइन पढ़ ली, या कोई पात्र पढ़ लिया, तो वो मेरे को ना, दैनिक जीवन की घटनाएं हैं या किसी से मिल के आई हूँ, तो कुछ चीज या उसका कोई शब्द मेरे को परेशान करता रहता है। फिर जब तक मैं उसके ऊपर ताना बाना बुन के कहानी के रूप में नहीं उतार देती ना, तब तक वो चीज मेरे को परेशान करती है। जब वो कहानी लिख ली गई, चाहे वो रफ लिखी, पर एक बार लिख ली, तो फिर मेरे को, मेरा मन शांत हो जाता है। तो कहानियां मेरे को तंग करती हैं, आसपास की घटनाएं मेरे को परेशान करती हैं, रात को नींद नहीं आती, सुबह 3 बजे उठ के लिखती हूँ मैं। अच्छा, कोई ऐसी कहानी क्या आपने अभी तक लिखी है जो वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश की संकीर्णता को दिखाए, चंडीगढ़ शहर की? हाँ, खिलते पलाश मेरी कुछ कुछ वहाँ की कहानी है, कुछ मेरी यूनिवर्सिटी से संबंधित कहानियां हैं। बसंती फूल मेरी पुस्तक की पहली कहानी, बसंती फूल है। उसमें कुछ विभाग की भी चर्चा है, कुछ और अपने मित्रगण जो मेरे साथ पढ़ते थे, कुछ उनकी कहानियां भी है। कुछ कुछ मैंने वहां से उठाया हुआ है। बाकी तो फिर आप जानते ही हो, लेखक फिर थोड़ा बहुत कल्पना भी चला जाता है। अच्छा, यथार्थ खिलते और पलाश कल्पना में अलग। खिलते पलाश कहानी जो है, वो मेरे ख्याल से इस संग्रह की अंतिम कहानी है। हाँ जी। और उस अंतिम कहानी में जो ये कहा गया है कि आपके कहानियों के पात्र रोते बहुत हैं, स्त्री पात्र रोती बहुत हैं, जबकि समय बदल चुका है, प्रेम पे लिखना चाहिए, प्रकृति पे लिखना चाहिए। आपके कहानी में एक अलग परिदृश्य आता है, और आप इस बात को कहती हैं कि समय कितना भी बदल चुका हो, लेकिन हाँ स्त्रियां अभी वही हैं। ये हाँ कहाँ सर, तक सही है? ये मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ना, समाज बदला है, पर उसका जो हमारा भारत का परिवेश है ना, वो शहर हमें दिखाई देते हैं बाहर से, पर जो अधिकतम जो जनसंख्या है या महिलाएं हैं जो गांवों में रहती हैं, या शहर और गांव के बीच की स्थिति में रहती है, मैं कि गांव से वो बाहर निकल आई है, पर महानगर भी नहीं है, वहां पे अभी स्त्रियों की दशा, मैं ये नहीं कहती भी बहुत खराब है, पर फिर भी खराब है। अपने लिए वो लड़ नहीं पाती। और ये मैंने, मतलब कि अपने सामने एग्जाम्पल देखे, उदाहरण अपने सामने देखे। तो मैंने, एक मेरी कहानी है मुखोटा, शायद पता नहीं वो पिछली पुस्तक में थी, उसमें तो उसमें वही किसी ने बोला भी एमबीबीएस डॉक्टर घर पे कैसे बैठी है, ये ऐसे हो नहीं सकता, पर हुआ है अपने आसपास ही। तो हमारे असल में क्या ना, घरों का परिवेश नहीं बदला है। लड़कियों ने तो अपने आप को अपग्रेड कर लिया, जो उनकी कमी थी भी कह दो, आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र हो गई। पर जो लड़कों की परवरिश है, अभी भी हमारे घर में, मेरे भी 2 बेटे हैं, हमारे घरों में अभी भी लड़कों की परवरिश वैसे ही हो रही है जैसे पहले होती थी। उनको नहीं बताया जाता, उनको नहीं सिखाया जाता, आपको भी किसी लड़की के साथ एडजस्ट करना है। ये हमारे, मतलब कि एक समाज का अलग पहलू है, जो मतलब कि मैं महसूस करती हूँ। मैंने इसी के ऊपर एक बार आर्टिकल भी लिखा था।
भी लड़कियों ने तो अपने आप को अपग्रेड कर लिया, पर लड़के वही है, और इसमें लड़कों का दोष भी नहीं है, क्योंकि समाज उनको, एक हमारा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, समाज उनको उसी तरीके से देखता है। एक कहानी और बड़ी गजब की कहानी है, छोटी कहानी है, चक्रव्यूह। हाँ जी। आपको याद आया होगा। याद है विन्यास और ना? वो, हाँ याद है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उसे यही नहीं समझ में आता भी वो घर में ज्यादा आराम कर रही है या ऑफिस में उसको आराम की स्थिति है। जी जी जी। और ये अमूमन जीवन की कहानी है। हाँ, मतलब मैं वही चीज, आप उसी चीज पे आ रही हूँ भी, एक स्त्री से ये अपेक्षा की जाती है वो घर भी संभाले, वो ऑफिस भी उतनी उसको बोलते हैं भी अपनी शिद्दत से संभाले। ऐसा नहीं है मैं कि पुरुषों के विरोध में हूं या पुरुष काम नहीं करते, पर ज्यादातर महिलाएं दोनों जगह काम कर रही हैं, और वो भी कर रही, पर पुरुष से ये अपेक्षा नहीं की जाती भी यदि वो 7 बजे दफ्तर से आया तो वो खाना वो बनाएगा, या वो खाने का इंतजाम करना या खाने का प्रबंध करना उसकी जिम्मेदारी है। तो परिवार के लिए महिलाओं का जो भूमिका है वो ज्यादा है, पर इस हम बराबर नहीं कर सकते। जो सब लोग बोलते हैं ना महिलाएं पुरुष बराबर है, ईश्वर ने ही थोड़ा सा उनमें भिन्नता रखी है, भेद रखा है, और वो भेद है। और गृहस्थी के नारी और पुरुष दोनों बराबर है, उसके गाड़ी चलने के लिए बराबर हैं, पर फिर भी भिन्नता है। यदि कोई लड़की, जैसे मैंने जिंदगी भर नौकरी नहीं की, और मेरे परिवार ने कभी मेरे से ये अपेक्षा भी नहीं करी भी मैं नौकरी करूं और आर्थिक रूप से परिवार का बोझ संभालूं, है ना। पर मेरे पति से तो ये अपेक्षा की गई ना हर समय। तो कुछ चीजों में महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त भी था भी यदि वो नहीं आर्थिक रूप से परिवार को संभाल रही हैं, परिवार का सहयोग कर रही हैं, तो उनसे ये अपेक्षा नहीं की जाती थी, पर पुरुष से की जाती थी। और इसके बदले में नारी से या हम स्त्रियों से ये अपेक्षा की जाती थी वो घर संभाले, बच्चे संभाले, परिवार संभाले। तो ये एक भिन्नता है, पहले भी थी, वो अभी भी है। अब तो पुरुष भी घर भर पे खाना वाना बनाने लगे हैं, पर सभी नहीं है, बहुत उनका जो कहते हैं ना प्रतिशत बहुत कम है। मतलब अब प्रतिशत उनके लिए बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, उनके लिए जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, और वो कहते हैं मेरे बच्चे भी बोलते हैं, मैं बोलूंगी कई बार तुम खाना बनाओ, आज खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो कहते हैं आपको खाना मिल जाएगा। अब ये नहीं आप बोलोगे भी खाना स्विगी से आएगा, जोमेटो से आएगा। अच्छा, इसमें एक कस्तूरी का सुकून भी इसी तरीके की कहानी, हाँ बहुत जी, जबरदस्त हाँ कहानी है, जी। जिसमें वो निरंतर काम वो करते रहने से हाँ, और काम पारिवारिक करते हैं, वो जिम्मेदारियों सोचती है इसमें। भी सब लोग कथा सुनने आते हैं, पुण्य मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो एक दिन वो बैठ भी जाती है भी चल आज मैं भी महाराज की कथा सुनती हूँ और मुझे भी पुण्य मिलेगा, पर उस चक्कर में वो देर हो जाती है। जब वो घर जाती है और उसके बच्चे भूखे होते हैं, तो उसको लगता है भाई असली सुख तो वही है जो मैं रोज आके अपने बच्चों को खाना बना के खिलाती थी। हम्म, हम्म, ये बहुत बड़ा सुकून है, हाँ जी। ये बहुत बड़ा सुकून, और खास हाँ करके स्त्री जीवन का जो ममत्व है, या हाँ जो मनुष्य के समाज में जो ममत्व का हाँ जो हाँ, देखो यथार्थ है, वो संवेदनाएं यही है। हैं, स्त्री और पुरुष थोड़े से भिन्न हैं। हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल बराबर है। संवेदनाओं की जहां बात की जाती है, जहां इमोशंस की बात की जाती है, मतलब कि अब बच्चा रोता है तो माँ जल्दी से भागती है। कुछ ईश्वर नहीं, थोड़ा सा पुरुष और स्त्री को भिन्न बनाया है। यदि अभी भी आजकल जैसे आप कह रहे हो भी पुरुष भी बराबर का काम करता है, पर 1 महीने बाद पुरुष ऑफिस चला जाता है जब बच्चा हुआ। स्त्री वो 6 महीने तक मैटरनिटी लीव पे रहती है, बच्चा संभालती है। तो ये भिन्नता तो है और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए खुशी खुशी। मुझे एक कहानी याद आती है इसी संग्रह की, मे बी वो बाल श्रम और बाल शिक्षा से जुड़ी हुई है। टूरा आपको याद आई? टूरा टूरा। टूरा कहानी, टूरा कहानी।
बहुत गजब की कहानी रही। ये कहानी पढ़ते हुए मैं जिस समय इस कहानी को देख रहा था, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि 2 बार सही करके 3 बार और पढ़ा था इसको। अरे बहुत वाह गजब की वाह। संवेदनशील कहानी है ये। हाँ, तो शुक्रिया। इसकी संरचना में जो पात्र रहे, उन पात्रों को आपने कैसे देखा? और ये पात्र अमूमन अभी भी वर्तमान है। हाँ जी, ये टूरा की कहानी सहायता करने वाले मतलब लोग कि भी और हाँ, टूरा का शोषण करने वाले लोग भी, दोनों तरह के ये लोग हमारे समाज में हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं बहुत बचपन में एक बार ऐसे किसी दिन मेरे को ना ख्याल आया भी मैंने कोई कहानी लिखनी है जिसका शीर्षक बिल्कुल अलग हो, जिसका नाम किसी ने सुना ना हो। तो मेरे दिमाग में अचानक से बचपन की एक स्मृति आ गई, टूरा शब्द। तो ये छत्तीसगढ़ में जो बच्चे होते हैं, वहां से जो हम बाल श्रम के लिए बच्चों को ले आते हैं, उनको टूरा बोला जाता है। और तो ये बचपन में मैं मेरे चाचा के घर के पास कोई घर था, तो वहां पे वो बच्चा आया हुआ था। वो बच्चा हमने देखा है, हम छुट्टियों में जाते थे, 1 डेढ़ महीना रहते थे। तो वहां से वो मैंने देखा, तो वो उस बच्चे से हमने बात भी की हुई है। तो जब वो बच्चा गया, तो जैसे मैंने कहानी में लिखा, आंखों में आंसू थे, हमारी आंखों में भी आंसू थे जब वो बच्चा गया। और भी उसको पढ़ने नहीं दिया गया। यदि वो पढ़ पढ़ लेता तो उसको, वो बाल श्रम से हट जाता, उनका नुकसान होता। जिसके घर में वो बच्चा काम कर रहा था, उसके बच्चों से ज्यादा वो बुद्धिमान था, ज्यादा वो मेहनती था। पर उसको किसी ने भी, ना उसके माता पिता ने, ना जिसके घर में वो काम करता था, पढ़ने के लिए उसको प्रेरित किया। उनको लगता था भी यदि ये पढ़ेगा तो फिर काम कौन करेगा। अच्छी तो कहानी बन पड़ी वो, हाँ, लोग मेरे को वो लाजवाब, कुछ वाकई लाजवाब कहानी। मैं कह रही ना, ये कुछ चीजें मुझे परेशान करती हैं भी, अचानक स्मृतियों में आ गया भी वो, ऐसा हुआ था। तो फिर बस उससे फिर कहानी लिखी गई। सभी कहानियां मेरे दैनिक जीवन के आसपास घटित घटनाओं से ही प्रेरित है मेरी कहानियां। अच्छा, कुछ एक अ, और बहुत सी कहानियां हैं जिस पर चर्चा हो सकती, जिस पर बात होनी चाहिए। धीरे धीरे पाठकों तक की कहानियां पहुंचेंगी तो निस्संदेह हम्म। वो बातचीत करेंगे। एक हाँ बात जी। जो कुछ समीक्षकों का मानना है कि आपकी कहानियों में अ, विचार तत्व की थोड़ी कमी, मतलब ये समीक्षकों का मानना है, मैं नहीं कुछ कह रहा नहीं हूँ। सर, वो मेरे को भी वो किसी ने ये बात बोली है। उसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया कि कहानियां सीधी कही जा रही हैं। हाँ, ये वो चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष हैं, वो आए थे पुस्तक के लोकार्पण पे। तो उन्होंने एक बात बोली थी भी, रेखा की कहानियां ना तो बहुत बड़ी हैं और ना बहुत छोटी हैं, लघु कथाएं भी हम्म, नहीं है। इसने अब हम इसको, ये बीच का रास्ता इसने चुना है, क्योंकि बड़ी कथाएं लोगों के पास समय नहीं पढ़ने का, और छोटी कहानी लघु कथा बहुत छोटी होती है, और उसके कुछ नियम और कानून हैं जो पूरे उतरने चाहिए, तभी वो लघु कथा कहलाई जाएगी। तो रेखा ने बहुत समझदारी से बीच का रास्ता चुन लिया। कहानियां ऐसी हैं जैसे आजकल का समय है, सर ने तो बोला 2020 मैच होते हैं ना, भी कहानी खोलो और पढ़ो, बाकी अपने आप समझ लो। तो उन्होंने ये बोले भी, रेखा की कहानियां खत्म नहीं होती, वो एक विचार छोड़ के जाती हैं पाठक के लिए भी, अब आगे आप विचार करो इसके ऊपर। वही मैंने कहा कि अब कई कहानियां ऐसी हैं जिनको अगर ठीक से पूरा किया जाए तो एक पूरा हाँ उपन्यास बन सकता है। हाँ, नहीं उन्होंने मेरे ये को कहानी बोला मुझे भी। और याद आती है, हाँ जी, हाँ जी। उसका शीर्षक मुझे नहीं याद आ रहा है, जिसमें प्रेम को लेकर के गजब का चित्रण है और कहती है कि काश अगर तुम बोल दिए होते। हाँ, तुम बात तो करते। हैं? तो वो कहानी है, तुम बात तो करते। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसमें वो असल में क्या, उसमें मैं आपको तुम हल्का सा बात तो बताती हूँ। करते, हाँ। हाँ, हल्का सा बताती हूँ भी, जैसे जी। कॉलेज में थोड़ा बहुत आकर्षण होता ही है ना। तो वो कॉलेज में मिले उजले, उसके बाद परीक्षा हुई या किसी को जाना पड़ गया तो अलग हो गए। उस समय फोन फोन की सुविधा नहीं होती थी। तो बहुत दिन बाद उसके पति के दोस्त, उसी वो उसके पति के ऑफिस में आए हैं ट्रांसफर होके।
तो उसके पहले वो मिले मॉल में, तो उसने बोला जल्दी से घर चलो, क्योंकि कोई भी स्त्री पुराना अपना ना सोचती मेरी गृहस्थी अच्छी सी चल रही है, यदि कोई भी कॉलेज का कोई मित्र मिल जाता है तो ज्यादा बात नहीं करती, तो वो मना कर देती है भी आपको हर किसी को घर क्यों बुलाना है, नहीं बुलाते हम। पर फिर वो उसका हस्बैंड 10 दिन बाद 15 दिन बाद उनको घर पे खाने पे बुला लेता है, तो सब सहज होते हैं, वो अपने परिवार के साथ आता है, सब कुछ है। तो फिर वो चलते हुए वो बोलता है भी तुम मुझे, वो बताता है भी कैसे मैं चला गया, मेरी क्या परेशानी थी, शायद माँ बीमार या पिताजी ने कुछ किया, तो उसने बोला तुम बात तो करते, तुम बताते तो सही, हम प्रेम, मुझे भी था प्रेम, तुम्हें भी था, पर किसी ने उसको जाहिर ही नहीं किया। तो कई बार संवाद भी जरूरी होता है। हाँ, वो इस कहानी को पढ़ करके मुझे अपने दिन भी एक याद आ गए। बहुत लोगों को याद आए, बहुत लोगों को याद आए। हाँ, कि वो संवाद संवाद ही, न करने की वजह से हाँ कई संवादहीन, चीजें ऐसे छूट हम बहुत जाती सारी हैं। चीजें ना जज कर लेते हैं दूसरे को, भाई यदि मैंने आपसे बात नहीं कही, मुझे आपकी परेशानी नहीं पता, यदि आप किसी भी परेशानी में हो तो, और मैं बोलूंगी नहीं ये काम तो हुआ ही नहीं, उसके यदि आप मुझे बता दोगे और या मैं आपसे पहले पूछ लूंगी, तो ये चीज मैं भी जीवन में सीख रही हूँ भी संवाद बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम दूसरे को एक जज बात और करने कि लग जाते दो तीन बातें और हैं, उसके बाद फिर हम लोग विराम लेंगे। एक बात ये कि हाँ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी ना। नहीं हो जाती, टेक्निकल तो रीजन मैं है। ये कह रहा था हाँ जी। कि क्या कह रहा था, हाँ एक बहुत जरूरी बात कह रहा था। मान लीजिए आपसे कॉपी कलम और ये सारे संसाधन लेखन ओखन के ले लिए जाए और आपको ये कहा जाए कि अब आप कोई कविता कोई कहानी नहीं लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे? मैं आपको एक बताती हूँ, मैं विपස්සना करने गई थी 10 दिन के लिए, वहां पे ना कॉपी थी, ना कलम थे, ना मोबाइल था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, पर मैंने बहुत सारी कहानियां सोच ली थी। क्या बात है। भी कभी तो खत्म होगा ना, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उसके बाद तो मिलेगा ही, हाँ, तो दिमाग तो अपने पास है ही है। सोचना तो हमने अपने मन मस्तिष्क से है। लाजवाब। अच्छा, कई बार विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए या स्कूलों में पढ़ते हुए हमें ये बताया जाता है कहानी के इतने तत्व होते हैं। हाँ कल जी, हाँ आपने जी। सुना। हम्म। तो जो कहानी लिखने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि दो कहानियां लिख ही डालूं, एक लिखा भी था। हाँ हाँ। उन फॉर्मेट को ध्यान में रख करके कहानियां लिखना चाहिए या कैसे लिखना चाहिए ये? देखो अनिल जी, एक चीज मैं बताती हूँ, कहानी का सबसे बड़ा गुण है रोचकता। कहानी में रोचकता बनी रहनी चाहिए, चाहे वो संवाद से बने और प्रभाव में चलनी चाहिए कहानियां। मैं कि जो कविता में नहीं होती रोचकता, पर कहानी में रोचकता होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं, आपके पास विषय आ गया है, आपके पास कथानक आ गया है, उसके बाद तो कहानी को तो आप लेकर चलेंगे ना। जो हम्म। पात्र आप घड़ोगे, उन पात्र की उम्र के हिसाब से हंसना, बोलना, चहकना,
तो वो तो फिर वो इन्हीं सब चीजों से रोचकता बनेगी और कहानी को अंत तक लेके जाएगी। हम्म, ये सही है। तो बिल्कुल। यानी कहानी लिखने के लिए तमाम सूत्र नहीं जरूरी है, आप हाँ एक कथानक लेकर आगे बढ़ें और हाँ जैसे जैसे गए हैं उनको ढालते हुए आगे बढ़ते जाएं। हाँ। फिर वो सामाजिक परिवेश आ जाता है, जैसे हम आज से 20 साल पहले के परिवेश की कहानी लिख रहे हैं, उन चीजों का जी ध्यान रखना पड़ेगा। पात्र हमारा किस उम्र का है, जी बच्चा कैसे सोचता है, या एक 50 साल, या जैसे मेरी पकौड़ियाँ कहानी है, श्रीकांत बाबू कहानी है, एक जी 70 साल का वृद्ध क्या सोचेगा। जी। आपको कहानी का पात्र बनना पड़ता है। मैं कहानी का पात्र को जीती हूँ, चाहे वो हम्म, बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो एक युवा वर्ग हो, मैं वो पात्र खुद ही बन जाती हूँ। मैं जी पात्र को जीती हूँ तब मैं कहानी लिखती हूँ। वाकई, वाकई अच्छी बात है। तो एक बात और पूछूं आपसे हाँ जी, हाँ जी। कि कविता आज तो आप संग्रह की आजाद हो कुछ भी पूछने के लिए। नहीं, कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है आपका, हो चुका है ना? हाँ जी, हाँ जी, कविता संग्रह ये दो है, एक नेह के धागे, एक दूज का चांद। हाँ, ये दो हम्म, प्रकाशित हो चुके हैं। और कहानी संग्रह भी आ चुके हैं। हाँ, दो। तो अभी किस विधा पे काम चल रहा है? अभी मैं मेरा मन बाल साहित्य की ओर जा रहा है। बाल साहित्य के लिए मैंने अभी बस काफी तैयारी हो चुकी है। 2 पुस्तकें बाल साहित्य के लिए काम कर रही हूँ मैं। आपके पास आप यात्राएं भी अच्छी कर लेती हैं, और पिछले खूब दिनों करती हूँ। बाली, उन दिनों बाली की संस्मरण, एक संस्मरण भी मेरे पास आई है, मैं हाँ उसको जी, हाँ। पढ़ चुका हूँ। तो यात्रा में जो सांस्कृतिक चीजें हैं उनको प्रस्तुत करने का तरीका आपका अच्छा है। तो ये जो यात्रा वृत्तांत वाली स्थिति बन रही है, इसको लेके क्या विचार चल रहा है? नहीं, अभी चल रही है। अभी मैंने मॉरिशस की यात्रा का लिख लिया है, जॉर्जिया की यात्रा का लिख लिया है, बाली का आपको भेजा है, श्रीलंका की यात्रा का लिखा हुआ है। और वहां हमने जो किया, और जो आपने एक चीज पहले उठाई थी भी, उमंग उनके सखी के कार्यक्रम में, मेरे को नाटक खेलने का बहुत शौक है, नाटक करने का बहुत शौक है, नृत्य करने का बहुत शौक है। तो जहां मौका मिलता है, मैंने नुक्कड़ नाटक 2 किए हैं। हमने मॉरिशस पे स्टेज पे, सेक्रेटेरिएट पे हिंदी के ऊपर नाटक किया था, नुक्कड़ नाटक। तो ये अब मैंने सोचा हुआ है जीवन में जो जो मेरा छूट गया था सब पूरा करके जाऊंगी। नहीं, जाना तो है ही नहीं अभी। नहीं नहीं, जब तक मैं तो रोज एक नया दिन, नई सुबह होती है, रोज उसी उत्साह से, उसी उमंग से उठती हूँ। और मेरे पति एक दिन बोल ही रहे हैं, कहते हैं ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल तेरा खत्म ही नहीं होता, कितने किलोमीटर चलती है दिन में, घर में भी बाहर भी। तो बस वो ये नशा है लिखने का, बस वो कहते हैं ना, एडिक्शन हो तो जाती है। लोग भी लिखते हैं कि नहीं? वो लिखते नहीं है, वो उनके अलग थोड़े टेस्ट है, या कह दो रुचि है। वो कॉमेडी पढ़ते हैं, मैड मैगजीन, व्यंग्य, ये चाचा चौधरी, और जो अपने पुराने थे पिंकी, चाचा चौधरी, ये सब उन्होंने कलेक्शन कर रखी है। अब नए टिनटिन, वो पुस्तकें बहुत पढ़ते हैं। हमारे घर में शुरू से ही माहौल पुस्तकों का रहा है। मेरे बच्चे बहुत किताबें पढ़ते हैं। बच्चे जब छोटे थे तो कहते हैं ना, बच्चों के पास खिलौने, मेरे बच्चों के आसपास किताबें होती थी। नन्हे सम्राट, कोई चंपक, कोई भी ऐसी मैगजीन नहीं थी जो मेरे घर पे नहीं आती थी। तो कभी कभी परेशान नहीं हो जाते हैं? नहीं, अच्छा। मेरे को तो ये लगता है पुस्तकों की दुनिया बहुत एक, तुम्हें एक नई दुनिया में ले जाता है इंसान। एक जैसे आजकल लोग सोशल मीडिया से परेशान है, टीवी स्क्रीन। मैं अपने बच्चों से कभी बहुत ज्यादा इन सब चीजों से परेशान नहीं रही, क्योंकि वो पुस्तकें पढ़ते थे। लाइब्रेरी के मेंबर सभी बच्चे, हरिद्वार में रहे तो वहां लाइब्रेरी के मेंबर, चंडीगढ़ में दोनों लाइब्रेरी की मैं मेंबर आती मेंबरशिप ली हुई है। तो मेरे बच्चों को भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, मेरे घर में किताबों का भंडार है। हम्म। नहीं, कभी मुझे लगता आपने मुझे लगता पूछा है भी किताबों सच से हम है? सीखते बहुत है। हाँ,
पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम सीखते बहुत है। सही बात है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी। बहुत बहुत दिन बाद नहीं, क्या मैं कुछ कहूँ तो। एक संदेश जरूर देना चाहूंगी, जो भी मुझे जी। सुन रहा है या जो भी बाद में सुनेगा या पढ़ेगा, अपने घर में पुस्तकें रखिए, पत्रिकाएं रखिए, अखबार रखिए। जिस भी भाषा में बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चों को अखबार, पत्रिका और पुस्तकों से जोड़िए। ये आज के समय की बहुत बड़ी वो बन गई है, जरूरत बन गई है। सही बात है। और धीरे धीरे अगर ये इस चीज का ये चीजें अगर लोग ध्यान देने लगे, पढ़ने हाँ, लिखने और यदि यदि माता पिता पुस्तकें पढ़ते हैं तो बच्चा पुस्तक अपने आप पढ़ेगा। नो डाउट। बिल्कुल, मेरे घर में अभी तक बच्चों के लिए खिलौने नहीं है और किताब को ही खिलौना बना के खेल रहे हैं। हाँ, ये भी मैं एक वही कह रही हूँ अच्छा। ना, जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं हरिद्वार में रहती थी, मैं चंडीगढ़ आती थी पंजाब बुक सेंटर से। रशियन की बहुत सारा रशियन साहित्य हिंदी में अनुवादित है, तो मैंने बहुत किताबें खरीदी हैं बच्चों के लिए। और अभी भी मैं किताबें किसी को देनी होती तो मैं पुस्तकें देती हूँ। अच्छा। जैसे बच्चों को यानी बाल साहित्य की पुस्तकें आती है ना, तो वो मैं खरीद के रखती हूँ। जैसे कल मैं जा रही हूँ विश्व पुस्तक मेले में, तो वहां से पुस्तक खरीद के लाऊंगी। क्या बात है। यानी जब आप कभी लवली यूनिवर्सिटी या इस क्षेत्र में आएंगे तो किताबें मिलेंगी हमें बहुत सारी। हाँ हाँ, पक्का। आप बुलाओ, मैं आप बुलाइए सही। पक्का पक्का, जल्दी 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 बुलाएंगे। ठीक है, आ, ठीक है। अच्छा लगा। सही बताऊं तो बहुत दिन बाद तो क्या कहूं, ये पहली बार नहीं है। नहीं नहीं। सर, देखो, हर चीज का समय तय होता है, ईश्वर तय करता है। तो ये तो जब जो जी। चीज जैसे होनी होती है वो वैसे ही होती है, हम कितना भी प्रयास कर लें। मैं वही कह रहा हूँ कि पहले जब हम पहली बार मिले थे, मेरे ख्याल से मंच पे ही मिले थे, वैसे तो नहीं, कहाँ। मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में मिली थी। हाँ वही। तब से हाँ लेकर आज तक में ये पहली बार है जब मैं आपसे इतनी बातचीत कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ज्यादातर तो व्हाट्सएप पे ही बात जवाब देते हो आप। फोन तो उठाते नहीं। नहीं, फिर वही बात कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है कई जाती है। बार। तमाम व्यस्तताएं आपको पता ही है नहीं, यूनिवर्सिटी। मुझे कल भी किसी ने बोला, मेरे पति ने ही बोला कल भी इस बात को लेके, कहते थोड़ा रुक जा, हम तेरी तरह इतनी इमीडिएट नहीं जवाब देते, हमें समय लगता है। तो तुझे इंस्टेंट चाहिए होता है, इंस्टेंट नहीं होता। अच्छी बात है कि ये बात सर ने बोल दी है। मैं बोलता तो गलत है कि अनिल गलत बोल रहा नहीं, है। आपके बोलने में काम मेरा रुकता है। जहां मेरा काम रुकता है तो वहां मुझे इंस्टेंट चाहिए होता है। चलिए, अच्छा लगा मैम, सच में आप इसीलिए आपका व्यवहार मुझे अच्छा लगता है, आप अच्छी लगती हैं। नहीं, देखो, क्योंकि मैं ना भूल जाती हूँ चीजों को। जो किसी के साथ कुछ कड़वाहट भी हो गई या किसी के साथ मतलब हमारा मतभेद भी हो गया। किताब नहीं, वाली मैं ये बात मत कीजिए। नहीं नहीं मैं ये बात बोलती हूँ भी, मतभेद विचारों का हो सकता है, इंसान से नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, हम इसका कद्र करते हैं, सम्मान हाँ करते हैं। तो हाँ निसंदेह आज हम लोगों ने कुछ बातचीत की है, कुछ बाकी हाँ है, वो फिर कभी करेंगे। हाँ जी, अ, जरूर। फिर जब बात करेंगे तो अदर क्षेत्रों की जो साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं हाँ उसको जी, लेकर के हम आपसे जानना चाहेंगे। और अभी ठीक। चंडीगढ़ की जो जो मैं पूछना चाहता था, चंडीगढ़ का जो साहित्यिक परिवेश है हाँ और जी। चंडीगढ़ की जो साहित्य की संस्थाएं हैं उन पर अभी कभी हम लोग बातचीत करेंगे। नहीं, बहुत मैं ही। बस एक लाइन में बोलती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी साहित्यिक संस्थाएं हैं और बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियां होती हैं। मुझे पहले कभी पता नहीं था भी इतना सब कुछ होता है। चंडीगढ़ से तो मैं लगातार जुड़ी हुई हूँ, मेरे परिवार चंडीगढ़ में रहता था, पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया भी ये जो लोग न्यूज़पेपर का हिस्सा बन रहे हैं, ये सब हमारे ही साथ जुड़े हुए लोग हैं। पर कभी जी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, जैसे होता है ना, भी कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तो नहीं, अच्छे लोग हैं, विजय कपूर जी हैं, हाँ, विजय प्रेमवीर कपूर जी। जी हैं, प्रेमवीर जी हैं, और सुमिता मिश्रा मैम हैं जो चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी चलाती हैं, जबकि वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तब भी वो चंडीगढ़ में कुछ गतिविधियां करती रहती हैं। तो काफी संस्थाएं हैं जो और मेहनत कर रहे हैं। देखो, किसी को इसमें कोई
आर्थिक रूप से फायदा नहीं हो रहा। मैं तो ये लोग कहती हूँ ये लोग साहित्य को लेके आगे चल रहे हैं, आने वाली बिल्कुल। पीढ़ियों के लिए साहित्य, शहर में साहित्य को बचा के रखा हुआ है इन्होंने। हाँ, विचारों का कारवा लेके चल रहे हैं। हाँ, मतलब विचारों का कार्य नहीं, उस साहित्य को जैसे होता है ना सहेजना, सबको मंच चाहिए, नहीं तो सब आपके विचार हैं। यदि आप आज हम बात कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि देखो हर चीज में आर्थिक फायदा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। हमें थोड़ा बहुत साहित्य से प्रेम है या हमें साहित्य से लगाव है, हम अपना समय भी देते हैं। हम सभी कोशिश करते हैं, यदि शहर में है तो संस्थाओं के कार्यक्रम में जाएं, जरूरी नहीं होता हम वहां पे पढ़े, हम सुनने भी सही, जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और सुनने तो ज्यादा जाना चाहिए, बोलने की अपेक्षा सुनने ज्यादा जाना हाँ, चाहिए। जब हम सुनेंगे तभी हम सीखेंगे, जब तक हम बिल्कुल। बोलते हमारे रहेंगे हम कुछ नहीं सीखेंगे। हमारे यहाँ एक बड़े जीवंत साहित्यकार रहे थे, बलविंदर सिंह अत्री जी। अच्छा। मैं आपको बताऊं मैम, उनकी किताब 60-65 साल के बाद आई, 60-62 साल के बाद आई, 65 साल। लेकिन आपको एक मजेदार बताऊं कि जलंधर का कोई भी कार्यक्रम होता था, बलविंदर सिंह अत्री जी वहां बैठे हुए मिलते थे हाँ, क्या बात है, देखो जरा। और वो सुनने के लिए आते थे। अभी भी आपको एक और व्यक्तित्व बताता हूँ, डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर हैं डॉक्टर बलवेंद्र सिंह जी। अच्छा, वो भी कई बार चंडीगढ़ चले जाते हैं, अमृतसर बलविंदर से सिंह, चंडीगढ़। हाँ, बलविंदर सिंह वो मेरे जी जी। जूनियर रहे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उनको। हाँ, वो वहां चले सिर्फ सुनने के लिए चले जाते हैं, बतौर आते हैं, वक्ता या आते कवि होने आते के हैं। हाँ बावजूद सुनने के हाँ, लिए चले सुनने, जाते हाँ, आते हैं। हैं। और मैं दिल्ली जाती हूँ, जरूरी नहीं अच्छा, होता उस कार्यक्रम में मुझे पढ़ना होता है, मैं सुनने दिल्ली जाती हूँ, गुड़गांव के कार्यक्रम में जाती हूँ। तो बड़ी बात। मैं तो ये बात सबको बोलती हूँ, जैसे कई बार कोई बोल भी देता है, अच्छा आप नहीं पढ़ रहे क्या? मैं कि जो वहां पे लोग उपस्थित होते हैं वो सोचते भी ये आए हैं तो ये भी पढ़ेंगे, और यदि हमने नहीं पढ़ा तो वो हमें कैसे शंका वाली निगाहों से देखते हैं, फिर आए क्यों यदि पढ़ नहीं रहे हो तो। तो फिर मुझे बताना पड़ता है, हम सुनने भी आते हैं। नहीं, इन दिनों एक अच्छा माहौल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में भी बना हाँ, हुआ है कि गुरुवर अशोक कुमार की एक कोशिश रही अशोक है। बहुत कार्यक्रम करवा रहे हैं, बहुत है ना? कार्यक्रम। उसके साथ साथ ये भी कोशिश रही है कि जो इससे जुड़े पुराने छात्र रहे हैं, अगर कुछ लिख रहे हैं, उन पर चर्चा कराया जाए, उन पर हाँ बातचीत जी, कराया जाए। नहीं कराई थी उन्होंने चर्चा, मेरी पुस्तक कागज की कश्ती पहली कहानी की किताब थी, जी विभाग के शोधार्थियों ने पढ़ी, उनपे उन्होंने अपना पर्चा भी पढ़ा, पेपर लिख के लेके आए थे, 3 या 4 लोग थे, और विद्यार्थी थे, और मेरे लिए तो वो कहती है ना बड़ा गर्व का पल था भी, जिन बेंच पे बैठ के मैंने पढ़ाई की है, आज उसी विभाग में उसी कमरे में मेरी पुस्तक पर चर्चा हुई। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही कहती है सौभाग्य था मेरा, और ये अशोक सर को इसका क्रेडिट जाता है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था, नहीं रेखा मैं इस किताब की चर्चा विभाग में करवाऊंगा। हाँ। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो होंगी और होनी भी चाहिए। हाँ एक दो जी। नाम और हैं, जैसे सुशील हसरत नरेलवी जी हैं, और आपको हाँ, बताऊं कि अ, जानती हूँ। सुशीला उर्मी, सखी उर्मी जी हैं। हाँ, उर्मिला से, हाँ, ये दोनों जो पति पत्नी। पति पत्नी हैं, दोनों लोग जो हैं, ये भी हम्म। बड़े अच्छे सक्रिय हैं। पता नहीं ये लोग घर भी देखते हैं कि नहीं देखते, लेकिन साहित्य तो देख रहे हैं। साहित्य तो अच्छे से देखते हैं। अरे साहित्य बहुत अच्छे से देखते हैं, और उन्होंने मेरे को भी बुलाया था, अभी मैं पिछले 1 सप्ताह पहले भी उनके मुशायरे में जाकर आई हूँ, उससे हाँ पहले भी एक मुशायरे में गई थी, उससे पहले इन्होंने दस्तक कार्यक्रम में मेरा साक्षात्कार लिया था। जी जी तो हाँ, जब पुस्तकें आती हैं तो फिर वो कहेंगी नहीं नहीं तुम्हारी नई पुस्तक आई है, इस पे चर्चा करेंगे, तो जी। बुलाते रहते हैं, पर वो बहुत मेहनत करती हैं। नो डाउट, नो डाउट। तो यही सारी बातें हैं, बातें और भी हैं, होती रहेंगी। आपका बहुत आभार कि आपने समय हमारे लिए दिया। और नहीं नहीं, जब आप बुलाओगे मैं थोड़ी चली आऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपका बड़प्पन है, सच में आप बड़े हैं। तो हम जल्दी आपको अपने शहर में भी बुलाएंगे, अरे यहाँ वाह, के क्या बात है। साहित्यिक जब गतिविधियों से भी। जब आप बुलाओगे, एक एक टेक्स्ट दूर, मैं सबको बोलती हूँ एक मैसेज दूर हूं मैं, बस कॉल भी मत करो, एक टेक्स्ट दूर। नहीं नहीं, इसके लिए तो मैं कॉल करूंगा आपको। ये व्हाट्सएप पे नहीं निपटाया जाएगा, इसके लिए कॉल किया जाएगा, चलो क्योंकि बढ़िया है। यहाँ मुझे आपको बुलाना होगा ना, तो मैं करूंगा। हाँ हाँ,
तो अच्छी बात है, आपका फ़ोन आएगा तो और अच्छी बात है। कुछ लोगों के फ़ोन हैं जो बहुत कम आते हैं और जब आते हैं तो मैं ज़रूर उठाती हूँ, चाहे मैं गाड़ी चला रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से। हाँ, नमस्कार, प्रणाम। और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने हमारा कार्यक्रम देखा या सुनेंगे बाद में, उनका मैं बहुत-बहुत हाँ, आभार करती हूँ। उनका तो मेरी तरफ से भी बहुत आभार, क्योंकि ये नो डाउट कि हमारी आवाजें अगर लोगों तक पहुंच रही हैं और इसी तरीके से लोगों की आवाज यदि हम तक पहुंच रही है तो हाँ ये जी, बहुत जरूरी है, ये बहुत हाँ जरूरी है। जी, हाँ। तो बहुत आभार मैम, हम लोग फिर मिलेंगे, धन्यवाद। हाँ जी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने डॉक्टर रेखा मित्तल जी से अ, आप सब रूबरू हुए। माध्यम बना बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन, और ये सारी बातचीत बहुत जल्दी यूट्यूब के चैनल पर भी आएगी। इसी तरीके से सक्रियता बनाए रखें, हम तो बनाना शुरू कर दिए हैं। हम आपके जो अच्छे, बहुत से अच्छे रचनाकार हैं उनको आपके सामने लेकर आएंगे, आपसे बातचीत करवाएंगे। आप में से अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है तो वो अ, विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकता है, यूट्यूब से जुड़ सकता है, फेसबुक से जुड़ सकता है, और सबसे बड़ी बात की मुझसे जुड़ सकता है। मेरा नंबर आपके पास है, मैं खुद आपके पास हूँ, मेरा संदेश बॉक्स आपके पास है, मेरा पूरा जीवन आपके पास है। तो हम इसी तरीके से जुड़ते, मिलते जुलते और जुड़ते रहें, ये अपेक्षा रहेगी। मुझसे आप सब कर सकते हैं, मैं तो आपसे अपेक्षा करूंगा ही करूंगा। अपेक्षाओं पर कौन कितना खरा उतरता है ये समय बताएगा, व्यक्ति तो क्या बताएगा, क्योंकि उसके हिस्से कुछ आए या ना आए, लेकिन अपनत्व और शिकायतें, ये दोनों चीजें रहती हैं। तो हम एक दूसरे की अपेक्षा पर कितना खरा उतरेंगे ये तो समय ही तय करेगा, और करता भी है। लेकिन हम एक दूसरे से जुड़ें और जुड़ने की कोशिश करें, ये कोशिश ही बहुत है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे किसी मोड़ पर, इसी राह।